आज हम अमृता प्रीतम की एक बहुत ही कमाल की कहानी जंगली बूटी की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन है अंगूरी, गांव से शहर आई है, पैरों में चांदी की झांझरें हैं और जब वो चलती है या हंसती है तो पूरे मोहल्ले में छनक छनक की आवाज गूंजती है। लेकिन ये कहानी इस छनक के बारे में नहीं है, बल्कि इसके खामोश हो जाने के बारे में है। और ये खामोशी ही मतलब आज की हमारी इस पड़ताल का केंद्र है। हम अंगूरी के सफर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जब गांव की सीधी सादी मान्यताएं शहर की हकीकत से टकराती हैं तो क्या होता है। बिल्कुल। ये मासूमियत, प्रेम, सामाजिक दबाव और अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सबसे पहले अंगूरी की इसी छनकती हुई दुनिया से शुरू करते हैं। वो शहर पहुंची कैसे? हाँ। उसकी शादी प्रभाती नाम के एक बुजुर्ग नौकर से हुई है जो उससे उम्र में काफी बड़ा है। हाँ, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शादी एक बहुत ही अजीब और उस समाज की सच्चाई दिखाने वाली रस्म के जरिए हुई जिसे कहते हैं अंगोछा निचोड़ना। अंगोछा निचोड़ना सुनने में ही कितना अजीब है। इसका मतलब क्या था? कहानी में बताया है कि प्रभाती की पहली पत्नी की जब मौत हुई तो क्रिया वाले दिन अंगूरी के पिता ने प्रभाती का आंसुओं से भीगा अंगोछा लिया और उसे निचोड़ दिया। अच्छा। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध था। अंगोछा निचोड़कर अंगूरी के पिता ने जैसे ये कहा, तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम दुखी हो, लो मैं तुम्हारा दुख सुखा देता हूँ और इस सूनेपन को भरने के लिए अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ। मतलब अंगूरी की मर्जी, उसकी भावनाएं कुछ नहीं, कहीं नहीं थी। वो बस एक खाली जगह को भरने वाली चीज थी। ये उस दौर में महिलाओं की स्थिति को बहुत साफ साफ दिखाता है। बिल्कुल, वो एक व्यक्ति कम और एक जरूरत या जिम्मेदारी ज्यादा थी। और यही अंगूरी जब शहर आती है तो शुरू में तो सबसे घूंघट करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक अपनी पहचान बनने लगती है। हाँ, वो अपनी चांदी के गहनों को बड़े नाज से पहनती और दिखाती है। पैरों की छैल छुड़ी, उंगलियों का बिछुआ, बाहों का पछेला, उसकी हंसी और झांझरों की खनक, मतलब उसकी मौजूदगी का ऐलान करती थी। वो एक तरह से मोहल्ले की रौनक थी। वो एक छोटी सी अपनी ही बनाई दुनिया में जी रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी पहचान उसके गहने, उसकी हंसी और उसका भोलापन था। हाँ बिल्कुल, उसे बाहरी दुनिया की क्या कहते हैं जटिलताओं का कोई अंदाजा ही नहीं था। और इसी भोलेपन से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हाँ, एक दिन कहानी की सूत्रधार जो उसकी पड़ोसन है उसे कुछ पढ़ते हुए देखती है तो अंगूरी उसे बताती है कि औरतों का पढ़ना लिखना तो पाप होता है। लेकिन जब सूत्रधार पूछती है तो क्या मुझे पाप लगेगा, तो अंगूरी एक बहुत ही अजीब जवाब देती है। हाँ, वो कहती है शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। ये कैसा तर्क है? मैं तो जब भी ये पढ़ती हूँ यहीं अटक जाती हूँ। मतलब पाप और पुण्य के नियम शहर और गांव के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं? सतह पर तो यही लगता है कि ये सिर्फ भोलापन है ना, कि जो चीज समझ ना आए उसे पाप बोल दो। हाँ, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये सिर्फ भोलापन नहीं, बल्कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। नियंत्रण कैसे? सोचिए, शिक्षा क्या करती है? वो सवाल करना सिखाती है। अगर गांव की औरतें पढ़ने लगीं तो वो सवाल करेंगी अपनी शादी पर, अपने अधिकारों पर, अंगोछा निचोड़ने जैसी रस्मों पर। बिल्कुल। तो ये पाप का डर उस सवाल को उठने से पहले ही दबा देता है। और उसका ये कहना कि शहर की औरत को पाप नहीं लगता, ये दिखाता है कि वो मानती है कि एक और दुनिया है जिसके नियम अलग हैं, पर वो दुनिया उसकी पहुंच से बाहर है। ये उसकी मासूमियत भी है और उसके बंधे हुए संसार की सीमा भी। सही कहा। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए वो एक और मान्यता का जिक्र करती है जो कहानी का शीर्षक भी है, जंगली बूटी। हाँ, उसका मानना है कि अगर कोई लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी से प्रेम करती है तो ये उसकी अपनी मर्जी हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। उसके हिसाब से जरूर उस लड़के ने लड़की को पान या मिठाई में कोई जंगली बूटी खिला दी होगी। और उसका असर ऐसा होता है कि लड़की सब कुछ भूलकर उसके पीछे चली जाती है। हाँ, वो अपनी एक सहेली की कहानी भी सुनाती है जिसे किसी ने बर्फी में बूटी खिला दी थी और वो घर बार छोड़कर शहर भाग गई थी। और ये भी बताती है कि बूटी खाने के बाद वो लड़की बहुत गाती थी और रात को उठ कर रोती भी थी। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब अपनी सहेली की पूरी जिंदगी की कहानी को सिर्फ एक जड़ी बूटी पे डाल देना, ये तो जिम्मेदारी से भागने जैसा लगता है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है।
क्या ये जिम्मेदारी से भागना है या उस समाज में जिंदा रहने का एक तरीका है जहां आपके पास अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की भाषा ही नहीं है? अच्छा। अंगूरी की दुनिया में प्रेम सिर्फ शादी के बंधन में जायज है। उसके बाहर का कोई भी आकर्षण, कोई भी तीव्र भावना एक सामाजिक पाप है। तो जंगली बूटी का जो सिद्धांत है वो उस लड़की को और उसके परिवार को उस सामाजिक कलंक से बचाता है। मतलब गलती लड़की की नहीं, उस जड़ी बूटी की है। बिल्कुल, गलती उस जड़ी बूटी की है जिसने उस पर जादू कर दिया। ये अपनी भावनाओं को एक बाहरी शक्ति पर डालने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो एक तरह से ये प्रेम की ताकत को किसी बीमारी या जादू की तरह देखना है, जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। हाँ, ताकि समाज उसे एक गुनाहगार की तरह ना देखे। ये उस भावना को एक बाहरी हमलावर बना देता है। और यही सिद्धांत बाद में खुद अंगूरी की जिंदगी में एक तूफान लाने वाला है। तो एक तरफ अंगूरी अपनी मान्यताओं की इस दुनिया में खुश है, अपनी झांझरों की छनक में मगन, लेकिन कहानी में ये स्थिरता ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ऐसा होता है जो उसकी इस पूरी दुनिया को अंदर से हिला देता है। वो हंसती खेलती अंगूरी अचानक बदल जाती है। और ये बदलाव बहुत बहुत सटल है। कहानीकार ये नहीं बताती कि क्या हुआ, वो बस दिखाती हैं। अंगूरी चुप रहने लगती है, उदास दिखती है, और सबसे बड़ी बात, उसकी झांझरों की छनक बंद हो जाती है। हाँ, वो आवाज जो उसकी पहचान थी वो कहीं खो जाती है। और फिर एक दिन वो चुपचाप सूत्रधार के पास आती है और एक ऐसी बात कहती है जो किसी धमाके से कम नहीं है। क्या? वो कहती है, मुझे पढ़ना सिखा दो बीबी जी। अरे, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है ना? जिस पढ़ने लिखने को वो कुछ दिन पहले तक गांव की औरतों के लिए पाप मान रहा था। नहीं रही थी, हाँ। अब वो उसे ही सीखना चाहती है। ये उसके अंदर हो रहा एक बहुत बड़े भूकंप का साफ संकेत है। वो अब अपनी स्थिति पर, अपनी दुनिया के नियमों पर सवाल उठा रही है। पर वो अचानक पढ़ना क्यों चाहती है? क्या उसे कोई चिट्ठी पढ़नी है, या वो अपनी उन भावनाओं को समझना चाहती है जिनका नाम तक उसे नहीं पता? शायद दोनों। उसे शायद लग रहा है कि उसकी इस बेचैनी का, इस उदासी का हल शायद उन्हीं अक्षरों में छिपा है जिनसे उसे हमेशा डराया गया था। ज्ञान का रास्ता अक्सर तब खुलता है जब इंसान किसी गहरी कश्मकश में होता है। सही बात है। और ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब सूत्रधार अंगूरी को अकेले में एक उदास गीत गाते हुए सुनती है। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, हो बैरी कैसे काटूं जो बनावा। ये जवानी के दर्द और एक अनकही इच्छा का गीत है। हाँ, उसकी हंसी की खनक अब एक दर्द भरे गीत में बदल गई है। और इसी पहेली के बीच कहानी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सुराग देती है। रामतारा। मोहल्ले का एक चौकीदार है रामतारा। वो रोज सुबह अंगूरी के चूल्हे की आग पर मोहल्ले के बाकी नौकरों के लिए चाय बनाता था। और कहानी में जिक्र आता है कि रामतारा कुछ दिनों से अपने गांव गया हुआ है। और रामतारा के जाने के बाद से अंगूरी ने 3 दिन से चाय भी नहीं पी है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें, चुप हो जाना, पढ़ने की इच्छा, उदास गीत और अब ये चाय ना पीना, ये सारे बिखरे हुए धागे अब जुड़कर एक तस्वीर बनाने लगे। ये अमृता प्रीतम की लेखनी का जादू है। वो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं बताती, वो आपको महसूस करवाती हैं। हम एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि अंगूरी के अंदर क्या चल रहा है। तो सूत्रधार जो ये सब देख रही हैं, वो अंगूरी के पास जाती है। वो देखती है कि अंगूरी ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, और वो उससे एक ऐसा सीधा सवाल पूछती है जो कहानी के दिल पर चोट करता है। क्या पूछती है? वो पूछती है, अंगूरी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अरे वाह, ये सवाल एक तीर की तरह है जो सीधा निशाने पर लगता है। हाँ। सूत्रधार ने वो शब्द इस्तेमाल किया जिसे खुद अंगूरी ने उसे सिखाया था। उसने अंगूरी की ही बनाई चाबी से उसके दिल का ताला खोल दिया। और ये सुनते ही अंगूरी का सारा बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है, और सिसकियों के बीच जो कहती है वो दिल तोड़ देता है। क्या कहती है? वो कहती है, मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, कसम लगे न कभी उसके हाथ से पान खाया न मिठाई, सिर्फ चाय, जाने उसने चाय में ही। और इसके आगे? और इसके आगे उसकी आवाज आंसुओं में डूब जाती है। कहानी का ये अंत बहुत ताकतवर है क्योंकि ये सब कुछ कहकर भी बहुत कुछ अनकहा छोड़ देता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या रामतारा ने सच में चाय में कुछ मिलाया था? मुझे तो नहीं लगता। कहानी जिस तरह से बुनी गई है उससे तो यही लगता है कि ये अंगूरी के अपने मन की उपज है। उसे रामतारा से शायद प्रेम हो गया है, और वो अपनी इन नई, तीव्र और सामाजिक रूप से वर्जित भावनाओं को समझने के लिए उसी जंगली बूटी की कहानी का सहारा ले रही है जो उसने अपनी सहेली के लिए इस्तेमाल की थी। बिल्कुल सही। उसके लिए चाय में कुछ होना और प्रेम होना एक ही बात है।
उसकी दुनिया में एक शादीशुदा औरत का पति के अलावा किसी और मर्द के लिए कुछ महसूस करना, ये एक ऐसा पाप है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन एक जादुई बूटी का शिकार हो जाना, वो एक त्रासदी है, एक मजबूरी है, पाप नहीं। वो खुद को दोषी नहीं मान सकती, इसलिए दोष उस बूटी का है जो शायद चाय में थी। जंगली बूटी यहाँ प्रेम का ही दूसरा स्वीकार्य नाम बन गया है। तो जंगली बूटी सिर्फ एक जड़ी बूटी की कहानी नहीं है। ये अंगूरी की एक भोली परंपराओं में बंधी लड़की से एक ऐसी औरत बनने का सफर है जो जटिल भावनाओं का अनुभव कर रही है और उन भावनाओं को कोई नाम नहीं दे पा रही। हाँ, उसकी हंसी की खनक अब आंसुओं की सिसकियों में बदल चुकी है। इसका मुख्य सार यही है कि इंसान अक्सर उन अनुभवों को समझने के लिए कहानियों, रूपकों और मान्यताओं का सहारा लेता है जो उसे अभिभूत कर देते हैं या जिन्हें हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। सही बात है। अंगूरी के लिए जंगली बूटी जंगली प्रेम, इच्छा और सामाजिक नियमों के उल्लंघन को समझाने और सहने का एक जरिया है, क्योंकि उसकी दुनिया ने उसे इन भावनाओं के लिए कोई शब्द नहीं दिए। वो अपनी कहानी की शिकार भी है और रचयिता भी। ये कहानी वाकई बहुत परतों वाली है। ये सिर्फ अंगूरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे की कहानी है जो औरतों की भावनाओं पर पहरे बिठाता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या जंगली बूटी सिर्फ एक अंधविश्वास है या उन तमाम अनकही अनचाही भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली रूपक है जिन्हें समाज आज भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम सब अपनी जिंदगी में उन चीजों को समझाने के लिए कौन सी जंगली बूटी का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम तर्क से या हिम्मत से स्वीकार नहीं कर पाते।